हाँ बेटा, कल मैंने आप लोगों को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसोपोटामिया। और मैंने आपको बताया था कि विच लैंग्वेजेस वर फर्स्ट डेवलप्ड इन मेसोपोटामिया। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का यूरोप की सिविलाइजेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इम्पोर्टेंस है इसकी। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की यूरोप में इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट जो कि बाइबल का पार्ट है उसमें जो है गिवन है कि शिमर के बारे में उसमें लिखा हुआ है। तो ये लोग मानते हैं कि जो सुमेर है, शिमर माने सुमेर है, और सुमेर जो है वो क्या चीज है, वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सिटी है। और आप लोगों को ये पता, मैंने कल बताया था कि सुमेरियन जो है वो उनकी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज भी थी जो कि पहले डेवलप हुई थी वहां पर। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हाँ जी, फिर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो है ना, वो जो यूरोपियंस है ना, वो ये मानते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वंस अपॉन अ टाइम जो है यूरोप का ही एक पार्ट था। इसलिए जो है ना, वो इसके साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो इसके साथ में कनेक्ट रहते हैं। अब बच्चों आप देखेंगे प्रियांशु प्रियांशु आपने मीटिंग ज्वाइन कर ली है? प्रियांशु, हाँ जी। आज फिर इसके बाद मैंने आपको थोड़ा-सा बताया था मेसोपोटामिया और उसकी ज्योग्राफी के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया में छोटी-छोटी नदियाँ, बड़ी नदियाँ यूफ्रेट्स, टिग्रिस है, और इसलिए यहाँ पे फर्टाइल लैंड अवेलेबल है। और मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टेपीज ग्रासलैंड्स का भी ये एक हिस्सा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि यहाँ पर जो है इसके साउथ पार्ट में जो है ना डेजर्ट है। ये मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम बताएंगे आपको इसके आगे, इसकी ज्योग्राफी जो है ना, इसमें और थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं आपको बताऊंगी बच्चों कि आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स। तो थोड़ा सा मैं इसको तो स्क्रीन शेयर करके देखती हूँ बेटा, आपको समझ में आएगा। यस बेटा, आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है? दिखा बेटा आपको स्क्रीन पे? नो नो मैम, नहीं दिख रहा मैम। अब देखो, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है बेटा स्क्रीन पर आपको? नो मैम नहीं नो दिख रहा। मैम, यस मैम अभी दिख रहा है। दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो मैम नहीं दिख रहा। मैम क्लियर नहीं है। मैम अब ठीक है। यस मैम अब दिख रहा है। अब ठीक है मैम। अब दिख रहा है मैडम। हाँ बेटा, तो आप देखेंगे कि आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर्ड द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लोज आउट इनटू स्मॉल चैनल्स, है ना। तो ये छोटी छोटी, मतलब जो जो यूफ्रेट्स नदी है, फिर ये छोटी छोटी नदियों में बट जाती है।
और ये जो चैनल्स है फ्लड देयर बैंक्स एंड इन द पास्ट फंक्शन एज इरिगेशन कैनाल्स। और ये जो छोटे छोटे चैनल्स हैं इसमें पानी भर जाता है और जो इनके किनारों पर है पानी भर जाता है और फिर ये इरिगेशन के लिए जो है ना वो क्या बना देती है, कैनाल्स बना देती है। और ये जो कैनाल्स है इनकी वजह से यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी होती है और वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल्स इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। आप देखेंगे कि जो ऑफ ऑल एंशिएंट सिस्टम्स रोमन एम्पायर इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ सदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। आप देखेंगे कि जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं उसमें से चाहे हम रोमन एम्पायर को लें चाहे किसी को भी लें, इसमें से आप देखते हैं कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत भरपूर मात्रा में हुआ करता था। और एग्रीकल्चर होने का यहाँ पर एक कारण ये भी था कि यहाँ पर जो है रेनफॉल अच्छी नहीं होती थी, बल्कि यहाँ पे इरिगेशन के लिए रिवर्स अवेलेबल थी। अब यहाँ हम देखेंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में जो चीज आपको याद रखनी है बच्चों वो ये है कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती थी। एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रोडक्टिव। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव क्यों था? क्योंकि यहाँ पर रिवर्स अवेलेबल थी, मीन्स ऑफ इरिगेशन अवेलेबल थे। ठीक है, अब देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर पशुओं को भी पाला जाता था। कैटल्स जो है उनको ग्रेस करने के लिए स्टेपीज ग्रासलैंड्स अवेलेबल थी। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स एंड द माउंटेन स्लोप्स, यहाँ पर जो है ना फर्टाइल रिवर्स की वजह से, लैंड की वजह से और जो है ना ग्रासलैंड्स की वजह से यहाँ पर पशुओं को बहुत बड़ी संख्या में पाला जाता था और उनसे मीट, मिल्क, वूल जो है वो प्राप्त किए जाते थे। इसके अलावा फिश भी अवेलेबल थी, क्योंकि रिवर्स अवेलेबल थी तो रिवर्स के पानी में फिश पाली जाती थी। और जो है वो गर्मियों में यहाँ पर डेट पाम जो है वो फ्रूट के रूप में अवेलेबल होते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी थी वो किससे आती थी? यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पर जो है वो सिटीज डेवलप होने शुरू हुए थे। और सिटीज के डेवलपमेंट का मेन जो कारण था वो क्या था? प्रॉस्पेरिटी ऑफ द विलेजेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज का जो कॉज था, रीजन था, वो क्या था कि यहाँ पर जो है वो जो सिटी विलेजेस थे वो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर थे। इसके साथ आप देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। तो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन में आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि ये बच्चे जो है ना लॉबी में है, प्रियांशु डागर, ध्रुव, सब आ गए ना मीटिंग में? ध्रुव आ गया? यस मैम। ओके बेटा। हाँ जी, अब इस चैप्टर में हम देखेंगे द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। जो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन है, यहाँ पे हम लोगों को जो बात पढ़नी है ना, मैंने इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बेटा आपको बताया था कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की, और जो एग्रीकल्चर थी वही जो है ना यहाँ का मेन प्रॉस्पेरिटी का कारण थी। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पशुओं का जो सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन, ये जो है ना बेटा अपने माइक को बिल्कुल बंद रखो और ध्यान से बस सुनो। Cities and towns are not just places with large populations.
cities and populations are not just places with large population. जो cities होते हैं और जो towns होते हैं, आपको ये पता है ना कि यहाँ पर बहुत ज्यादा population रहती है, तो ये सिर्फ ऐसी जगह नहीं थी इसके अलावा आप देखेंगे कि सिटीज एंड टाउन्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा, या किसी भी कंट्री की किसी भी जगह की इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है। आप देखते हैं कि ये बहुत एडवांटेजेस होता है और लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अर्बन इकोनॉमीज कंप्राइज बिसाइड्स फूड प्रोडक्शन, ट्रेड, मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पर इसके अलावा जो है ना, जो मतलब जैसे गांव में तो आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे फूड प्रोडक्शन के साथ में यहाँ पे ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज ज्यादा होती है। यहाँ पर ट्रेड ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होती है और सर्विसेज जो है वो यहाँ पे ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। हम सिटीज की बात कर रहे हैं, जबकि जो विलेजेस में आपने देखा, टाउन्स में, विलेजेस में देखा कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जो सिटी पीपल होते हैं वो सीज टू बी सेल्फ सफिशिएंट एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफ अदर। माने कि जो लोग शहर में रहते हैं वो दूसरों की सर्विसेज पर डिपेंड करते हैं, दूसरों से वो सर्विसेज जो है वो दूसरों की सर्विसेज की वजह से जो है ना उनका काम चलता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आप देखेंगे कि और जो गांव के लोग हैं और जो शहर के लोग हैं बेटा, उनमें आपस में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता रहता है। जैसे द कार्वर ऑफ ए स्टोन सील रिक्वायर्स ब्रॉन्ज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक एंड कलर्ड स्टोन्स फॉर द सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट। इसमें एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो अगर मान लीजिए कि एक क्या बोलते हैं सील बनानी है, तो सील बनाने के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो मटेरियल जो है उस जो बनाने वाला है उसको कहीं और से लाना पड़ेगा और फिर उसको कलर करना है या उस पर जो भी बनाना है वो सब जो है ना उसको अलग अलग जगहों से अलग अलग सोर्सेज से अरेंज करना होगा। वो सबके सब उसके आसपास में अवेलेबल नहीं होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है द कार्वर, कार्वर माने जो उस पे कार्विंग करता है, ऑफ ए स्टोन सील रिक्वायर ब्रॉन्ज टूल्स दैट ही हिमसेल्फ कैन नॉट मेक एंड कलर्ड स्टोन्स फॉर द सील्स दैट ही डज नॉट नो वेयर टू गेट। हिज स्पेशलाइजेशन इज फाइन कार्विंग, है ना, उसका जो स्पेशलाइजेशन है बेटा वो तो फाइन कार्विंग में है, कार्विंग ही नोज वेल, है ना, लेकिन जो मटेरियल है वो तो उसको अलग अलग जगहों से इकट्ठा करना है। तो उसको जो उसके बाद जब वो कार्विंग कर लेगा तो फिर उसको जो है ना उसको ट्रेड करना है। तो जो ब्रॉन्ज टूल मेकर है वो खुद जो है वो क्या करेगा, वो उसको खुद को मेटल कहीं से चाहिए, डज नॉट हिमसेल्फ गो आउट टू गेट द मेटल। सपोज करो जो वो कार्विंग करने वाला है वो कार्विंग करेगा तो वो अपने लिए मेटल कहाँ से लेके आएगा, तो क्या वो खुद मेटल लेकर के आएगा, तो मेटल भी तो वो कहीं से लेकर के आएगा, कहीं से उसके पास मेटल भी आएगा, ठीक है। फिर उसके पास चाहे वो कॉपर हो चाहे वो टिन हो इसके अलावा जो है वो क्या करेगा, उसको जो है ना और भी रेगुलर सप्लाईज चाहिए, जैसे चारकोल है, फ्यूल है, उसकी भी सप्लाईज उसको चाहिए, डिवीजन ऑफ लेबर है, ये सब जो है वो अर्बन सिटीज में पाया जाता है। अब देखेंगे फर्दर, दिस मस्ट बी ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि फ्यूल, मेटल, वेरियस स्टोन्स, वुड एटसेट्रा कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट प्लेसेस फॉर सिटी मैन्युफैक्चरर्स, thus organized trade and storage is needed. There are deliveries of grain and other food items from the village. अब देखो कि जो फूड आइटम्स है या फूड की जो सप्लाईज है उसकी जो डिलीवरी है वो कहाँ से होती है, वो होती है गांव से, वो विलेजेस से होती है। बिसाइड्स मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड।
और बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जिनको कोऑर्डिनेट किया जाता है। अच्छा, फिर देयर मस्ट नॉट बी only stones but also bronze tools and pots available for seal cutters। अब जो सील के कटर्स हैं उनको केवल ब्रॉन्ज ही नहीं और भी बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्टोन्स हैं, जैसे कि टूल्स हैं जैसे पॉट्स हैं। Obviously, in such a system, some people give commands that others obey। अब देखो, ऐसा जब सिस्टम होता है तो कुछ लोग तो कमांड करने वाले होते हैं और दूसरे कुछ लोग जो है ना उनको ओबे करने वाले होते हैं। माने कि कुछ लोग उनको बताते हैं कि किस तरीके से काम करना है और कुछ लोग जो है ना उस काम को करने वाले होते हैं, उनको फॉलो करने वाले होते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे कि in such a system some people give commands that others obey and urban economies often require their keeping written records। जो अर्बन सिटीज में तो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, लेकिन जो गांव होते हैं बेटा उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। अभी हम लोगों को पढ़ना है बेटा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, माने कि गुड्स का मूवमेंट जो है वो शहरों में कैसे होता है। मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि प्रोडक्शन का जो सेंटर है वो विलेजेस है, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो गांव में होता है और गांव से उसको शहरों में पहुंचाया जाता है और ये ट्रेड जो है वो कैरी किया जाता है। However rich the food resources of Mesopotamia, its mineral resources were few। अब आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट बात आ गई है, ये तो आपको समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज वेरी रिच इन फूड प्रोडक्शन, बिकॉज यहाँ पर जो फूड प्रोडक्शन के लिए गुड क्वालिटीज, गुड फैसिलिटीज अवेलेबल थी, जिसमें इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट था और इरिगेशन की वजह से, फर्टाइल वैलीज की वजह से यहाँ पर जो है ना प्रोडक्शन अच्छे तरीके से किया जाता था। अब जो आप लोगों को मैं बात बता रही हूँ वो ये है कि दो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज वेरी रिच इन फूड प्रोडक्शन, बट वहां पर मिनरल रिसोर्सेज की कमी थी। मिनरल रिसोर्सेज वर नॉट अवेलेबल देयर। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द साउथ लैक्ड स्टोन फॉर टूल्स, मतलब कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में टूल्स के लिए स्टोन्स अवेलेबल नहीं होते थे। इसके अलावा वहां पर ज्वेल्स अवेलेबल नहीं होते थे और वहां पर जो है ना वुड नहीं अवेलेबल होता था। वहां पर द वुड ऑफ द इराकी डेट पाम एंड पॉपुलर वाज नॉट गुड एनफ फॉर कार्ड्स, है ना। अब जो वहां, क्योंकि मेसोपोटामिया में तो डेट पाम्स ही होते थे और तो पेड़ वहां पर नहीं होते थे, तो इसलिए कि डेट पाम्स के जो वुड होता था उससे जो है ना वेसल्स बनाना, उससे टूल्स बनाना, उसे जो है ना और चीजें बनाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो इन सब चीजों के लिए उनको जो है ना भारी मात्रा में क्या चाहिए होता था, उनको जो है ना टूल्स बनाने के लिए स्टोन्स है या मेटल्स है उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। इसके अलावा बच्चों मेसोपोटामिया के लोगों को ट्रेड करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर करने के लिए जो टूल्स बनाने थे उनकी भी रिक्वायरमेंट होती थी, बट यहाँ पर उनके पास रॉ मटेरियल चूंकि अवेलेबल नहीं होता था तो दे हैव टू डिपेंड ऑन ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि मेसोपोटामिया के लोग जो है वो दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड करते थे, दूसरे सिविलाइजेशंस पर डिपेंड करते थे इंपोर्ट के लिए, स्पेसिफिकली टूल्स के लिए, स्टोन्स के लिए या मेटल्स के लिए। और ये मेटल्स, टूल्स उनको अवेलेबल होते थे कहाँ से, दूसरे कंट्रीज से अवेलेबल होते थे। जैसे कि मेसोपोटामिया कुड हैव ट्रेडेड देयर अबंडेंट टेक्सटाइल्स। अब चूंकि यहाँ पर खेती तो बहुत अच्छी होती थी, तो जो इनके पास प्रोडक्शन ज्यादा होता था ये उन प्रोडक्शन को दूसरे देशों को सप्लाई करते थे और उनसे जो चीजें इनकी रिक्वायर्ड होती थी वो उनसे ये लिया करते थे। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर ज्यादा था, जबकि दूसरे कंट्रीज में जो स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर था वो कम था, बल्कि वहां पे रिसोर्सेज जो है वो ज्यादा अवेलेबल थे इन द फॉर्म ऑफ मेटल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन्स, तो उनसे ये वो चीजें ले लिया करते थे। अब देखेंगे कि क्राफ्ट्स में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था। बिसाइड्स क्राफ्ट्स, ट्रेड एंड सर्विसेज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट। अब मैंने आपको ये बता दिया कि एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रॉस्पर था मेसोपोटामिया में। मैंने आपको बताया कि ट्रेड और सर्विसेज जो है वो सिटीज में ज्यादा डेवलप थी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्रेड कैरी करने के लिए
इन लोगों को एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जरूर चाहिए था, माने कि इट वाज वन नेसेसिटी, इट वाज इम्पोर्टेंट नेसेसिटी फॉर अर्बन डेवलपमेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के बिना तो अर्बन डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। तो इफ इट टेक्स टू मच टाइम or too much animal feed to carry grain or charcoal into cities on pack animals on bullock carts, the city economy will not be viable. अब देखो कि अगर हमें एक किसी गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचाना है, और अगर आप ये सोचो कि वो बहुत टाइम अगर लेता है एक जगह से दूसरी जगह में जाने में, तो फिर वो तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं है। तो वहां पर तो ट्रेड भी नहीं कैरी हो पाएगा, वहां पर जो है जो अदर रिक्वायरमेंट्स है या मतलब जो इजीली जो क्या बोलते हैं फेसिबल कराने वाली बातें हैं वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो इससे तो वहां की इकोनॉमी जो है ना वो प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी, उसकी इकोनॉमी बैक पीछे रह जाएगी। तो यहाँ पर जो हम चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं बच्चों, वो मैं बात करती हूँ किसकी, वो मैं बात करूंगी आपसे रिवर ट्रांसपोर्टेशन की, इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करूंगी। तो रिवर बोट्स हैं, ठीक है, उनको उनमें जो है ना बहुत भारी सामान जो है वो लादा जाता था और उसको जो है ना एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता था। यहाँ पे आपको कंपैरिजन बताया जा रहा है कि लैंड ट्रांसपोर्ट की जगह जो वाटर ट्रांसपोर्ट था दैट वाज मोर एफिशिएंट एंड दैट वाज मोर रिलायबल, क्योंकि जो लैंड ट्रांसपोर्ट था उसमें ज्यादा सामान एक साथ नहीं ले जाया जा सकता था, जबकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट था उसमें एक साथ बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता था। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ये एक अच्छी बात थी कि यहाँ पे रिवर्स ज्यादा थी, यहाँ पे कैनाल्स थी, छोटी छोटी स्ट्रीम्स थी जिनमें के वाटर ट्रांसपोर्ट जो है कैरी करना बहुत आसान हुआ करता था। तो दिस वाज वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो आप लोगों को ये बात यहाँ पर समझ में आ गई, और जो वर्ल्ड रूट में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल था। अब मैं बात करूंगी बच्चों डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग की। तो डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग में आप देखेंगे कि ऑल सिटीज हैव लैंग्वेजेस, सभी सिटीज की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, इन विच सर्टेन स्पोकन साउंड्स कन्वे सर्टेन मीनिंग्स, है ना। तो जो हम साउंड बोलते हैं उसका कुछ खास मतलब होता है। तो दिस इज वर्बल कम्युनिकेशन, माने हम अगर कोई आवाज मुंह से निकालते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज में उसका अलग अलग मतलब भी होता है। तो राइटिंग टू इज वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो राइटिंग है वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन है, but in a different way. When we talk about writing on or a script, we mean that spoken sounds are represented in visible signs. इसका मतलब समझ लो बच्चों, जब हम बात करते हैं स्पोकन साउंड्स की, तो वो जो स्पोकन साउंड है उसको हम विजिबल साइंस से जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब मैं बोलूंगी है ना, तो हम जो लिखते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये साउंड है, और जो हम उसको लिखते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो मेरी स्पोकन साउंड है, वो स्पोकन साउंड जो है वो एक विजिबल साइन से जो है ना रिप्रेजेंट की जा रही है, और हम उसको बोल रहे हैं, हम उसको वो हमारी स्क्रिप्ट है, जो हमने लिखा वो क्या है, हमारी स्क्रिप्ट। तो जो मेसोपोटामियन टैबलेट्स हैं उसमें जो रिटन अराउंड 3200 BCE कंटेंट पिक्चर लाइक साइंस, इसमें बहुत सारे पिक्चर लाइन साइंस हैं और नंबर्स हैं, और दीज वर अबाउट 5000 लिस्ट्स ऑफ oxen, fish, bread, loaves, etc. List of goods that were brought into or distributed from the temples of Uruk, है ना। उरुक यहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी का नाम है, कहाँ की, मेसोपोटामिया की। इसके बाद क्लियरली राइटिंग बिगेन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। और जो राइटिंग का जो डेवलपमेंट है वो कब हुआ, जब लोगों ने ट्रांजैक्शंस करना शुरू किया और ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना शुरू किया। तो जो रिकॉर्ड रखने के लिए दे नीडेड द आर्ट ऑफ राइटिंग, तब उन्होंने राइटिंग को डेवलप करना शुरू किया। Because in city life transactions occurred at different times and involved many people and a variety of goods. इसमें बहुत सारे गुड्स की रिक्वायरमेंट होती थी। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले, ये किस पे लिखा करते थे, ये क्ले की टैबलेट्स पर लिखा करते थे। क्ले की टैबलेट्स माने जैसे कि हमारी
अगर किसी को याद हो तो जो स्लेट होती है ना या तख्ती होती है, तो तख्ती तो जो है ना किसकी होती है, लकड़ी की बनी होती है। जो स्लेट होती है वो पत्थर की बनी होती है, स्टोन की बनी होती है। तो ऐसी मिट्टी की पहले बनाई जाती थी स्लेट टैबलेट, और फिर उसको जो है ना गीली मिट्टी को पहले फिर जो है ना उसको सुखाया जाता था, ठीक है। एक ऐसे जो है ना मतलब टैबलेट बनाने का मतलब है कि जो ये मिट्टी से जो ये टैबलेट तैयार करते थे, पहले उसको एक स्क्राइब के फॉर्म में, जैसे एक पेपर हम बनाते हैं तो उस फॉर्म में उसको तैयार किया जाता था। Scribe would wet clay and pipette it into a size he could hold comfortably in one hand. उसका जो साइज होता था वो कैसा होता था, साइज होता था जिससे कि हम एक हाथ में आसानी से उसको होल्ड कर सकें। जैसे आपकी A4 साइज शीट होती है, A3 साइज शीट होती है, तो ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल क्या होता है, हाथ में हैंडल करने के लिए A4 साइज शीट होती है। तो एक A4 साइज शीट जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल होती है। He would carefully smoothen its surface, और फिर जब पहले तो वो गीली मिट्टी का पहले उसको गूंदेंगे और उसके बाद फिर उसको जो है ना बिछाएंगे, उसको जो है ना एक जो है ना जैसे A4 साइज शीट या मतलब एक इस तरह की शीट बनाएंगे जिसे हाथों में आसानी से संभाल करके रखा जा सके। और उसके बाद फिर जो है ना उसको क्या करेंगे, स्मूथ करेंगे, उसको चिकना करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना उस विद द शार्प एंड ऑफ ए रीड, और फिर उस गीली मिट्टी के ऊपर, फिर उस गीली मिट्टी के ऊपर जो है ना वो लिखा जाएगा। गीली मिट्टी के ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि गीली मिट्टी के ऊपर जो है ना वो लिखना आसान होगा, ठीक है। तो गीली मिट्टी के ऊपर जो है ना वो एक कलम जैसी, मतलब जो हार्ड जिसकी नोक हो, उससे जो है ना उस पर कुरेद कुरेद करके लिखा जाएगा। रीड कट ऑब्लिकली ही वुड प्रेस वेज शेप्ड, मतलब जो ये वेज शेप्ड है ना, मतलब वेज शेप्ड माने नुकीली, वेज माने है नुकीली, नुकीली शेप होती है इसकी। और इसके इस पे उससे उससे जो है ना क्ले टैबलेट पर उससे निशान बनाए जाते हैं। साइंस ऑन टू स्मूदन सरफेस वाइल इट वाज स्टिल मॉइस्ट, वो गीली होती है उसी पर, उस गीली पर ही जो है ना साइन बनाए जाते हैं। किससे, वेज शेप्ड, जिसे हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं, उससे साइन बनाए जाते हैं। और इसके बाद उसको फिर धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद धूप में जब उसको सुखाया जाता है तो वो हार्ड हो जाती है, और इस तरीके से जो है वो एक टैबलेट तैयार हो जाती है। When a written record of, say, the delivery of pieces of metal had ceased to be relevant, the tablet was thrown away. और जब जो है कोई जो क्या बोलते हैं डील होनी है या कोई जो है ना उसकी पीसेस की डिलीवरी होनी है, तो उसके बाद जो है ना उस टैबलेट को फेंक दिया जाता था। मतलब ऐसा मतलब हुआ इसका कि जैसे एग्रीमेंट वगैरह अगर कुछ किया जाएगा तो वो इस टैबलेट पर ही किया जाता था, और जब इसका काम हो जाता था तो फिर उसको फेंक देते थे। Once the once the surface dried, signs could not be pressed onto a tablet, है ना। और जब वो सूख जाती थी तो उसके बाद तो फिर उसके ऊपर जो है ना कोई साइन प्रेस नहीं किया जा सकता था, ना उस पर कोई साइन बनाया जा सकता था, तो वो जो बन जाता था वो गीली मिट्टी पर ही बनता था। इसके बाद क्या करते थे कि सो ईच ट्रांजेक्शन हाउएवर माइनर रिक्वायर्ड ए सेपरेट रिटन टैबलेट, है ना। तो इसीलिए हर एक ट्रांजेक्शन के लिए एक अलग ही टैबलेट की जरूरत होती थी, क्योंकि एक टैबलेट जब सूख जाती थी तो उसके बाद उस पर कोई साइन नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए फिर अलग अलग उसके जो है ना ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग टैबलेट तैयार करनी पड़ती थी। This is why the tablets occur by the hundreds of Mesopotamian sites. इसीलिए जो हम मेसोपोटामियन साइट्स हैं उसमें बहुत सारी जो है वो टैबलेट्स हमें मिलती हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेल्थ ऑफ सोर्सेज दैट वी नो सो मच अबाउट, और इसीलिए क्योंकि ये बेटा रिटन रिकॉर्ड्स हैं, और मेसोपोटामिया में जो ये टैबलेट्स हैं जिसपे ये लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट को भी डेसिफर किया जा चुका है। इसीलिए बच्चों मेसोपोटामिया के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। By 2600 BCE or so, the letters became cuneiform and the language was Sumerian. जो लेटर्स थे वो क्या थे, वो क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट के रूप में जाने जाने लगे, उनको क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहा जाने लगा। और बट ऑल्सो फॉर मेकिंग डिक्शनरीज, और इसके अलावा जो है उनकी डिक्शनरीज बनाई जाने लगी। जैसे हमारा एक डिक्शनरी होती है ना जिसमें हम वर्ड्स को लिखते हैं और उनके मीनिंग लिखते हैं, तो ऐसे ही मेसोपोटामिया में जो ये टैबलेट्स तैयार की जाती थी, उन टैबलेट्स में जो साइंस बनाए जाते थे, उन साइंस का क्या मीनिंग होता था उसके लिए एक डिक्शनरी तैयार की जाती थी, और ये डिक्शनरी भी जो है ना एक टैबलेट के फॉर्म में ही होती थी।
और ये गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स, लैंड को ट्रांसफर करने के लिए भी टैबलेट तैयार की जाती थी और ये उसको वैलिड माने, जैसे हम लोग अगर लैंड को ट्रांसफर करते हैं तो व्हाट वी नीड एफिडेविट्स है ना, या हमें जो है ना नोटरी पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसी तरीके से ये लोग भी क्या करते थे, टैबलेट प्रिपेयर करते थे और उससे जो है ना ये लैंड को ट्रांसफर करते थे। और ये जो है ना क्या बोलते हैं, डीड्स होती थी, डीड है ना, एग्रीमेंट होता था। एंड अनाउंसिंग द चेंजेस और किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड, जैसे कि अगर किसी किंग को अपने रूल्स में कुछ चेंज करना हो तो उसके लिए भी जो है ना वो टैबलेट में ही लिख करके उसको अनाउंस किया जाता था। सुमेरियन द अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि सुमेरियन जो है वो इसकी अर्लीस्ट नोन लैंग्वेज थी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज डेवलप हुई थी वो अक्कडियन लैंग्वेज डेवलप हुई थी। Cuneiform writing in the Akkadian language continued the use until the 1st century CE, और Akkadian language जो है वो काफी समय तक यहाँ पर यूज होती रही। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं बताऊंगी द सिस्टम ऑफ राइटिंग। सिस्टम ऑफ राइटिंग का क्या मतलब है? द साउंड्स दैट अ क्यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कंसोनेंट, है ना। तो जो ये क्यूनिफॉर्म साइन है ना, क्यूनिफॉर्म साइन मैंने आपको बताया कि जो वेज शेप्ड शेप से जो है ना, जो मिट्टी की क्ले पर, जैसे पेज नंबर 34 पर आपको दिया भी हुआ है एक क्ले टेबलेट, और उस पर जो है ना साइन बनाए जाते हैं। तो ये एक कंसोनेंट या वोवल, जैसे कि हमारी इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें कि हमारे पास 21 जो है ना वो कंसोनेंट्स होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं, उसी तरीके से जो है ना यहाँ पर आपको बताया है कि ये एक जो साइन है वो किसी एक कंसोनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो एक साइन है वो किसी एक वोवल को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि जो है ना वो पूरे एक वर्ड को जो है ना, पूरे एक मतलब एक जो साइन है वो एक क्या बोलते हैं, वर्ड को या एक आइडिया को या एक थॉट को रिप्रेजेंट करता है। Thus, the signs that a Mesopotamian scribe had to learn ran into hundreds. इसीलिए यहाँ पे जो साइंस है वो बहुत ज्यादा हैं. And he had to be able to handle a wet tablet and get it written before. देखो, और कितनी देखो मुश्किल की बात थी, कितनी डिफिकल्ट काम था ये कि जो क्या बोलते हैं, आपके पास वेट टेबलेट है, उस वेट टेबलेट पर आपको लिखना है एंड यू हैव टू होल्ड दैट टेबलेट ऑन योर हैंड, और फिर उस पर जो है ना गीली मिट्टी पर आपको लिखना भी है, और उसके लिए आपको जो साइंस है उनको याद भी रखना है कि वो कौन से साइन है कि और उनका क्या मीनिंग है वो भी आपको याद भी रखना है। तो ये बहुत ही स्किल का काम था, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इसमें बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं एफिशिएंसी जो है ना शो की जाती थी। इट वॉज एन इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट मानी जाती थी। कन्वेइंग इन विजुअल फॉर्म द सिस्टम ऑफ साउंड्स ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, है ना, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में किसी विजुअल फॉर्म को जो है ना रिप्रेजेंट करना, साउंड्स को जो है ना साइंस के रूप में रिप्रेजेंट करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मानी जाती थी। तो जैसे कि यहाँ पे लिटरेसी पेज नंबर 35 पर ये दिया हुआ है टॉपिक, इसको हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि वेरी फ्यू मेसोपोटामियंस कुड रीड एंड राइट, है ना, बहुत कम मेसोपोटामियंस थे जो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। नॉट ओनली वर देयर हंड्रेड्स, अब आपने एक चीज नोट की कि मैंने आपको बताया कि इतनी सारी टैबलेट्स अवेलेबल हुई हैं और उनको जो है ना स्किलफुली लिखा जाता था। तो फिर मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ कि बहुत कम लोग थे जो मेसोपोटामिया में जो पढ़ और लिख सकते थे। उसका रीजन ये था कि यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी बेटा वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, बहुत ज्यादा साइंस जो है वो लोगों को याद रखने पड़ते थे, इसीलिए जो है ना बहुत कम लोग पढ़ने में रुचि रखते थे। Many of these were complex. A king could read. He made sure that this was recorded is one of his boastful inscriptions. For the most part, however, writing it reflected the mode of speaking. A letter from an official would have to be read out to the king, so it would begin. To my lord, a speak, है ना? एक कहता है to my lord, thus says your servant, be, है ना? I have carried out the work assigned to me, मतलब मैं उस काम को करके लाया हूँ जो आपने मुझे असाइन किया था। A long mythical poem about creation ends thus.
Let these verses be held in remembrance, and let the elder teach them. Let the wise one and the scholar discuss them. Let the father repeat them to his sons. Let the ears of the herdsman be open to them. तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज मैंने जो एक्सप्लेन किया है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ. आप लोग जो है ना ध्यान से इसको समझेंगे. एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स टेक योर पेन एंड नोटबुक विद यू एंड योर बुक विद यू. आप लोग अपनी बुक साथ में रखें और जो मैं पढ़ाती हूँ वहां से आप उसको देखते भी रहे और सुनते भी रहे. और आप लोग जो है ना अपनी नोटबुक भी साथ में रखें. मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चंस देती हूँ तो वो क्वेश्चन जो है आप लोग वहां से देख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आप लोगों को आसानी होगी समझने में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मेरे ख्याल से एक टॉपिक हम आपको और एक्सप्लेन कर सकते हैं आज. द यूजेस ऑफ राइटिंग. राइटिंग के क्या यूजेस है. ठीक है, ये एक टॉपिक हम और एक्सप्लेन कर लेते हैं. द कनेक्शन बिटवीन सिटी लाइफ, trade and writing is brought out in a long Sumerian epic poem about Arnmarkar, one of the earliest rulers of Uruk. जो उरुक सिटी थी जो मेसोपोटामिया के साउथ में थी, ये उरुक सिटी जो है वो क्या थी, इसमें आप देखेंगे यहाँ का एक जो है किंग है, एक रूलर है जिसका नाम है अनमरकर. ये एक मेसोपोटामियन ट्रेडिशन है और उरुक वाज द सिटी पार एक्सीलेंस, ऑफन नोन सिंपली एज द सिटी. उरुक जो है वो बहुत ही शानदार शहर था जो अपनी एक्सीलेंस के लिए बहुत फेमस था. और यहाँ का जो अर्नमर्कर है वो उसके बारे में एक पोएम जो है, एक पोइट्री जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है. अर्नमर्कर कौन था? He is associated with the organization of the first trade of Sumer. अर्नमर्कर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? ट्रेड को. ठीक है, सुमेर के साथ जो ट्रेड कैरी किया गया था उसको रिप्रेजेंट करता है इन द अर्ली डेज. और इस एपिक में क्या कहा गया है? ट्रेड वाज नॉट नोन, अर्न मेकर वांटेड लैपिस लजूली. लैपिस लजूली बेटा एक स्टोन का नाम है, ब्लू कलर का होता है और बहुत ही महंगा होता है और अफगानिस्तान में ये ज्यादा पाया जाता है. ये एक प्रेशियस मेटल होता है और ये अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको यूज किया जाता है टेम्पल्स में डेकोरेशन के लिए, सजाने के लिए. of a city temple and sent his messenger out to get them from the chief of a very distant land called Arata. और जो है ना उनको कहा जाता था कि ये लैपिस लजूली जो है ना लाने के लिए ऑर्डर दिए जाते थे चीफ को, और ये लोग दूर दूर जाया करते थे और अपने रूलर्स के मैसेजेस को लेकर के, और वहां से जो है ना ये लैपिस लजूली या जो प्रेशियस स्टोन्स है उनको अरेंज किया करते थे. The messenger heeded the word of the king. By night he went just by the stars. By day he would go by heaven's sun divine. He had to go up into the mountain ranges and had to come down out of the mountain ranges. अब जैसे वो हमारे क्या बोलते हैं हनुमान चालीसा में या हमारे जो रामचरितमानस है उसमें वर्णन किया गया है ना कि कैसे जो है वो हनुमान जी जो है वो जाते हैं संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत पर, और पर्वत पर जाते हैं और ये पर्वत से जो है ना संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं. तो उसी तरीके से जो है ना यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है, ये थोड़ा सा मतलब जो है ना बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है ना कि किस तरीके से जो है ना मैसेंजर जो है वो जाता है और पहाड़ पर चढ़ता है और जो है ना किस तरीके से उसको जो है ना एक ही रात में जो है ना पूरा अपना जो उसके रूलर है उसके ऑर्डर को ओबे करना होता है और वापस भी लौट करके उसको आना होता है. इसमें आपको सारी बातें एक्सप्लेन की गई हैं. तो ये क्या है? ये बोस्टिंग है. बोस्टिंग माने ये बढ़ा चढ़ा करके बात को कहा गया है यहाँ पर, मतलब ये क्या कहना चाहिए उसको, अतिशयोक्ति है ये है. The people of Susa below the mountains saluted him like tiny mice. 5 mountain ranges, 6 mountain ranges, 7 mountain ranges he crossed. माने इतनी सारी mountain ranges को वो एक के बाद एक क्रॉस करता है. The messenger put Farata to is lazuli और silver. ये बंद करो बेटा, किसने भी माइक ऑन किया है. And he made to make the long journey back and forth. उसको आना भी है और जाना है और बार बार उसको ये काम करना है.
और उसको जो है ना है and promises from the king of Uruk. Ultimately the messenger grew weary of mouth. He got all the messages mixed up. और फिर बाद में जो उसको मैसेजेस मिलते हैं वो सारे के सारे मिक्सअप हो जाते हैं. Then clay in his hand and he wrote the words down. और फिर बाद में जो है ना मतलब अनमाकर जो है वो क्या करता है, एक क्ले टेबलेट लिखता है और क्ले टेबलेट में जब वो सारी बातों को लिखता है तब जो है ना वो जाकर के उसको समझ में आता है. तो यहाँ पे आपको बताया क्या बताया गया है, ये इस पूरी स्टोरी में आपको ये बताया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, माने राइटिंग जो है वो कैसे हेल्पफुल होती थी. द गिवन द रिटन टेबलेट, फिर जब रिटन टेबलेट मिलती है, द रूलर ऑफ अराटा, अराटा एक जगह का नाम है. एग्जामिन द क्ले, द स्पोकन वर्ड्स वर नेल्स, और जो स्पोकन वर्ड्स थे वो नेल्स, नेल्स माने उनको लिखा गया था, है ना, जो मुंह से आवाज बोली जाती थी उसको जो है ना वो वेट टेबलेट पर लिखा गया था, राइटिंग की गई थी उसकी. His face was frowning, उसका चेहरा डरा हुआ था. He kept looking at this tablet. This should not be taken as the literal truth, है ना. अभी मैंने आपको बताया कि ये boastful है. ये जो है ना क्या है कि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात को एक्सप्लेन किया गया है. तो ये जो है इसको हम ये कहें कि ये लिटरली ट्रू है या लिटरली सच्चाई है, ये ऐसा नहीं माना जाना चाहिए. तो इट वॉज but it can be inferred that in Mesopotamia, understanding it was kingship that organized trade and writing. तो मतलब जो ट्रेड और राइटिंग का काम था वो ऑर्गेनाइज कौन करता था, वो रूलर किया करते थे, किंग किया करते थे. तो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था ना कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, क्योंकि जो लिखने पढ़ने का काम था या जो राइटिंग का काम था वो रूलर्स ऑर्गेनाइज करते थे और वही बताते थे कि किसको लिखना है, किसको पढ़ना है. This poem also tells us that besides being a means of storing information and of sending messages afar, writing was seen as a sign of the superiority. देखो हम मैसेजेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसमें जो है ना हमारे लिए मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो राइटिंग की आर्ट थी, कला थी, ये इसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी कि अर्बन कल्चर में किस तरीके से जो है ना रिटन मैसेजेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते थे. डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे. होप आपको समझ में आया होगा. आप लोग जो है ना इसको फिर से एक बार पढ़ करके रखिए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो. आप एक बार इसको घर में रिवाइज कर लेंगे, रीड कर लेंगे लेसन को, और कोई दिक्कत अगर किसी को है, कोई प्रॉब्लम अगर किसी को है तो वो मुझसे पूछ सकता है. ठीक है, बताइए ये अटेंडेंस जो है बच्चे जो है ना कैसे लीव कर गए हैं. मैम हाँ बेटा एक बोलो. बार कार्विंग बता दो दोबारा. कार्विंग का मतलब होता है बेटा जैसे क्या बोलते हैं, मेटल है या जैसे मिट्टी है तो गीली मिट्टी के ऊपर जो है ना उसको कुरेद करके, माने किसी नुकीली चीज से अगर आप गीली मिट्टी पे कुछ लिखोगे ना तो वो एक तरीके से कार्विंग है. ठीक है, मतलब उसको, और फिर जैसे हम जो लिख दे वो रीडेबल भी तो होना चाहिए ना, तो उसको अच्छे तरीके से लिखा जाता था, बड़ी सफाई से बड़े अच्छे तरीके से जमा जमा के जचा के लिखा जाता था, तो वो कार्विंग कहलाती है. ठीक है, और बोलो बेटा. ओके मैम, थैंक यू. एनी अदर क्वेश्चन. आप लोगों को सबको समझ में आया है बेटा. ठीक है, तो कल अभी जो है ना हमारा सुनो, मेरा जो है ना पहले मैं हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट करूंगी, फिर पोल साइंस का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगी. तो अगर मैं दोनों लेसन साथ साथ चलाऊंगी तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसीलिए पहले हिस्ट्री का ये लेसन पूरा हो जाएगा. और अब जो है ना 2-3 दिन में हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे तो ये लेसन हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. फिर मैं आप लोगों से आपकी जो है ना जो क्वेरीज होंगी या जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी मैं आप लोगों से सुनूंगी. ठीक है, आप लोग पढ़िए जरूर इसको. ठीक है, मैं आप लोगों के लिए इसमें से क्वेश्चंस फाइंड आउट करूंगी, आंसर्स फाइंड आउट करूंगी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. ओके, आप लोग बेटा लीव कर सकते हैं मीटिंग से. पोल साइंस में पहले कौन सी बुक करोगे? पोल साइंस में बेटा हम दोनों बुक साथ साथ लेके चलेंगे, पर पहले जो है ना हम कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक को चलाएंगे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का फर्स्ट 1 चैप्टर जो है ना, फर्स्ट चैप्टर मैं उसको स्टार्ट करूंगी. ठीक है, ओके. ठीक है, आप लोग अपनी बुक्स वगैरह अरेंज कर लीजिए, नोटबुक्स अरेंज कर लीजिए, आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए. ठीक है बेटा, लीव करो.